एक ऐसा विषय जिसकी बात आप आपके नजदीक के लोगों से भी ना कर पाए। बिल्कुल सही बात, वो है प्रोस्टेट कैंसर। स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। कौन सा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल, क्या है हमारे लिए बेस्ट? टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक सर्जरी, एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए वो आपके लिए बेस्ट। मेथड ऑफ सर्जरी, रोबोटिक, ओपन और लैब, प्लीज सजेस्ट। रोबोटिक और सिर्फ रोबोटिक। सर्जिकल रोबोट की अब तक आपने कितनी जनरेशन देख ली है? ये 5वीं जनरेशन है और मेक इन इंडिया रोबोट की ये 3री जनरेशन। आने वाले 10 सालों में रोबोटिक सर्जरी में क्रांति। अगले 10 सालों में रोबोट खुद ऑपरेशन करे एआई की हेल्प से, ये हम देख रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी महंगी क्यों? ये सर्जरी महंगी नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये एक्चुअली आपको सस्ती लगेगी। ये सारे सवालों के जवाब के लिए 30 सालों से ज्यादा का अनुभव और 1500 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी का अनुभव के साथ डॉक्टर हेमांग बख्शी को मिलिए हेल्थ ग्रंथ में। नमस्ते, मैं डॉक्टर विभूति स्वागत करती हूं आपका हेल्थ ग्रंथ में। हेल्थ ग्रंथ में इससे पहले हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की हुई है, मगर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। इनफैक्ट फैमिली से बात करने से पहले, मित्रों से बात करने से पहले और कई बार तो अपने डॉक्टर से भी बात करने के पहले उनको सोचना पड़ता है, और वो विषय है प्रोस्टेट कैंसर। सो टू नो द डिसीज बेटर, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमांग बख्शी, यूरो ऑन्को रोबोटिक सर्जन, एससीजी आस्था कैंसर हॉस्पिटल, अहमदाबाद। डॉक्टर हेमांग बख्शी, मैं स्वागत करती हूँ आपका हेल्थ ग्रंथ में। थैंक यू डॉक्टर विभूति, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। तो सर, इन जनरल एज अ लेमैन मेरे दिमाग में बहुत तूफान है, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में आपको पूछने के लिए। तो शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस? क्यों हमें जानना है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और इसकी अवेयरनेस के बारे में, प्लीज बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर का इंसिडेंस ओवरऑल आजकल बढ़ रहा है। आप कोई भी कैंसर देख लीजिए, उसका इंसिडेंस जो 10 साल पहले था या 20 साल पहले था, अभी वो बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि पोल्यूशन, लॉन्जिटिविटी है कि आदमी ज्यादा जीता है, जितना ज्यादा उसका आयुष्य है उतना ही कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होने वाला है। कुछ जेनेटिक्स फैक्टर्स भी है, कुछ डाइट फैक्टर्स भी है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके हिसाब से कैंसर जो 50 साल पहले था या 30 साल पहले था या इवन 20 साल पहले था, उसके मुकाबले बढ़ रहा है उसका इंसिडेंस, और प्रोस्टेट कैंसर इज सर्टनली वन ऑफ देम। हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में या इवन इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ रही है, लोग ज्यादा जीने लगे। तो इट इज कॉल्ड द राइज ऑफ द सिल्वर सुनामी। जैसे सुनामी आता है जी, वैसे सिल्वर हेड मेन मोर देन 70-80 दे आर फिट, दे आर हेल्थी, दे आर लिविंग लॉन्गर। तो क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा हार्मोन के इम्बैलेंसेस पुरुष के अंदर आएगा और उसके हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने वाला है। जी। क्योंकि ये बढ़ता है, उसकी साइड इफेक्ट्स या रिस्क टू लाइफ भी बढ़ने वाली है और सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिक्वायर स्पेशल केयर। उसके लिए अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाइक ऑल कैंसर्स, अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पाया जाए तो ये बिल्कुल मुक्त हो सकता है आदमी प्रोस्टेट कैंसर से। दैट इज व्हाई वी शुड कैच द कैंसर बिफोर द सिम्टम्स बिगिन। सर, मैं आपको थोड़ा बीच में 2 मिनट रोकूंगी। तो सर, जैसे आपने कहा वी शुड कैच द कैंसर बिफोर, अर्ली हम उसको डायग्नोज कर पाए। तो सर, व्हाट एग्जैक्टली पीपल शुड डू जिससे कि वो इस कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डायग्नोज कर पाए? ऐसा कुछ हेल्थ चेकअप होता है, ऐसा कुछ होता है सर कि जिसके हिसाब से दे कैन अर्ली डायग्नोज द डिसीज? डॉक्टर विभूति, प्रोस्टेट कैंसर में एक बहुत अच्छा मार्कर है, ब्लड टेस्ट है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, और वो टेस्ट है सीरम PSA। अभी हम बहुत सारे टेस्ट हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स में इंक्लूड होते हैं आजकल, और अवेयरनेस भी इतनी है। सपोज डायबिटीज है तो सब लोगों को मालूम है, इवन दोज वर नॉट डॉक्टर्स, HbA1c क्या होता है, कोलेस्टेरॉल, अच्छा कोलेस्टेरॉल, बुरा कोलेस्टेरॉल, ये सब हम जानते हैं। लेकिन PSA एक ऐसा टेस्ट है कि सिंपल टेस्ट है, नॉट एक्सपेंसिव, और वो अगर आदमी 50 साल के बाद कराता है, वेदर उसको यूरिनरी सिम्टम्स है या नहीं, अगर वो टेस्ट करा लिया हर 2 साल में, तो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो सकता है बिफोर इट बिकम्स सिम्टोमेटिक।
और चिन्ह नहीं है तो भी मालूम पड़ जाता है, और पीएसए ज्यादा हुआ मतलब प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है, तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट या यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करेगा, एंड अर्ली डायग्नोसिस से हम जी जी पकड़ सकते हैं कैंसर को। सो पीएसए अवेयरनेस इज अ मस्ट। अभी कितना पीएसए से हमें लगना चाहिए कि नहीं, रेंज क्या है कि इस पीएसए से नीचे कैंसर नहीं है, सो लेस देन 4 नॉर्मली कैंसर नहीं होता है, मोर देन 10 कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। जैसे ही पीएसए की रिपोर्ट आती है, इफ इट इज मोर देन 4, प्लीज कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट और यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट की वो डिसाइड करेंगे कि आपको अगर फर्दर टेस्टिंग जैसे कि बायोप्सी वगैरह की जी जरूरत जी है। सर, जैसे एज यू नो एवरीबडी इज लाइक गूगलर एंड एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट इन ऑल सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं हम ये पढ़ते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। सो अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके कैंसर की, तो क्या ऐसा होता है सर कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर कहीं ना कहीं है तो वो आपके इन प्रोस्टेट कैंसर में भी वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा सर? सो इन दैट वे व्हाट प्रिकॉशन वी नीड टू टेक सर? हाँ, सो अगर आपके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। सपोज मैंस फादर हैड प्रोस्टेट कैंसर या ग्रैंडफादर हैज प्रोस्टेट कैंसर, तो आपको पीएसए का जो टेस्टिंग है, नॉर्मल मेल में हम 50 के बाद शुरू जी। करते हैं, एवरी 2 years एज आई सेड पीएसए। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो द टेस्टिंग बिगिंस एट 45 ईयर्स के बाद उनको टेस्टिंग करना चाहिए पीएसए का, रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम्स। उनको कोई तकलीफ है या नहीं है, हमें ये टेस्टिंग करना है। और अगर जेनेटिक टेस्टिंग भी वो करा ले तो ज्यादा अच्छा है, नॉट जस्ट पीएसए, क्योंकि उसमें कुछ जीन्स होता है जैसे BRCA1 BRCA2 वगैरह, तो जेनेटिक कुछ म्यूटेशंस अगर आते हैं, जीन में कुछ खामी आती है, तो हम बता सकते हैं कि इनको एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। काफी सारे टेस्ट है। सो अवेयरनेस इज द की। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक काउंसलर या अपने डॉक्टर के पास जाके जेनेटिक टेस्टिंग करवाइए, और पीएसए टेस्टिंग तो आपको करवाना ही है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको और आपको फैमिली के लिए दे आर a huge benefit in terms of diagnosis and treatment. यस यस बिल्कुल। डॉक्टर हिमांग बख्शी, अभी तक हमने बात कर ली कि हमें प्रोस्टेट कैंसर में कैसे अर्ली डायग्नोज करना है, फैमिली हिस्ट्री है तो हमें कितना अवेयर रहना है कि हमें कितना जल्दी उस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। डॉक्टर बख्शी, मुझे अब ये जानना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को क्या सिम्टम्स आते हैं कि उसकी प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हो रही है वो, और ये सिम्टम्स कब शुरू होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के शुरू के स्टेजेस में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। जैसे हमने पहले बोला कि पीएसए करा लेते हैं, ज्यादा आता है, इनिशियल स्टेजेस नो सिम्टम्स। धीरे धीरे जब प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ कैंसर, तो उसमें क्या होता है कि यूरिन में सिम्टम्स चालू हो जाता है, जैसे रुकावट है, दर्द है, जलन है, कभी कभी ब्लड है। बट ये सिम्टम्स बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की, जो कैंसर नहीं है वैसी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में भी सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं। सो उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि भाई कैंसर के हिसाब से प्रोस्टेट बड़ा है या सिंपल ग्लैंड है जो ज्यादा कॉमन है कैंसर से। सो ये डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे भी आपको सिम्टम्स हो, किसी भी मैन को, किसी भी पेशेंट को, तो उनको तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और जांच करवानी चाहिए, और वो जैसा बोले वैसे आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत के स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब यूरिन में रुकावट, यूरिन में दर्द वगैरह ये सिम्टम्स कॉमन है। थैंक यू सो मच सर। मुझे इस बात से एक चीज़ ये पता चली, अगर एज अ लेमैन बात करूं, कि प्रोस्टेट कैंसर में अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। आपने पहले ही शुरुआत इससे की कि अर्ली, मतलब आप एज अ हेल्थ चेकअप में पीएसए को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर में शुरुआत में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। सो दिस इज द राइट पॉइंट जो आपने सबसे पहले लिया, कि यदि हम बिना किसी सिम्टम्स के भी, यदि आप अबव 50 हो और अगर आप ईयरली के किसी भी हेल्थ चेकअप के पैकेज में पीएसए को इंक्लूड करते हो, पीएसए करवाते हो, तो हो सकता है सिम्टम्स आने के पहले ही आपको पता चल जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि नॉट जस्ट टेस्टिंग द पीएसए, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट डॉक्टर विल टेल यू कि ये ज्यादा है तो ये करना चाहिए, जी, और जी। कब डॉक्टर को दिखाना क्योंकि चाहिए। डॉक्टर बख्शी, अभी आपने मुझे कहा कि हो सकता है ये बिनाइन हो, मतलब ये कैंसर ना भी हो सकता है कैंसर भी हो, तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए भी वी नीड अ राइट डॉक्टर। एग्जैक्टली। सो द बेस्ट डॉक्टर वुड बी, द बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वुड बी अ यूरोलॉजिस्ट, जी क्योंकि जी 40 पीएसए है तो भी कैंसर नहीं हो सकता है, और 6 पीएसए में भी कैंसर हो सकता है। राइट। सो डोंट डिफरेंशिएशन। हाँ, या
ओनली थिंग इज कि 4 से ज्यादा PSA आए तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट इज द मैसेज, टू डायग्नोस और एक्सक्लूड प्रोस्टेट कैंसर की नहीं। डॉक्टर बख्शी, अभी तक हमने बात की कि हम कैसे प्रोस्टेट कैंसर में अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, फिर हमने बात की उसके साइन और सिम्टम्स की। डॉक्टर बख्शी, अब हम मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लेमैन, की ट्रीटमेंट आपके इतने 20-25-30 सालों के आपके एक्सपीरियंस में इतना एडवांसमेंट आ गया इन द फील्ड ऑफ ऑल मेडिकल फील्ड, स्पेशली इन द प्रोस्टेट कैंसर। सो आप मुझे प्लीज बताओ कि ऐसा क्या क्रांतिकारी बदलाव आया है, ऐसा क्या रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया है जिसके बेस पे यू कैन गिव एश्योरेंस टू द पेशेंट कि यस दिस इज द बेस्ट प्लेस एंड दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप ट्रीट हो सकते हो। पिछले 10 सालों में द होल स्पेक्ट्रम हैज चेंज। प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट जो पहले मैं करता था 25 साल पहले और लास्ट 10 साल में, वो बहुत फर्क है। तो फर्क एक कोई चीज में नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी तो आई है हर एक क्षेत्र में, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में हुआ क्या है कि एवरी सिंगल फैसेट हैज चेंज। कोई भी डायग्नोसिस मान के चलिए, सपोज, तो डायग्नोसिस जल्दी हुआ उसके लिए बहुत, तो PSA तो 30 साल से है, लेकिन पेट स्कैन में, MRI में इतनी एक्यूरेसी अभी देख रहे हैं हम कि वी कैन पिक अप वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे लीजन्स हम पिकअप कर सकते हैं। आप अगर हमारे दर्शकों को ये बताओगे कि व्हाट इज पेट स्कैन, तो बहुत प्लीज। तो प्रोस्टेट कैंसर में पेट स्कैन एक ऐसा है कि स्पेशल पेट स्कैन होता है, PSA में पेट स्कैन बोलते हैं। वो नॉर्मल सिंपल कैंसर्स में अलग प्रकार का पेट स्कैन है, प्रोस्टेट में अलग प्रकार का कैंसर पेट स्कैन है। सो ये पेट स्कैन से एक न्यूक्लियर डाई हम डालते हैं शरीर में, और उसके हिसाब से पूरा बॉडी का स्कैनिंग होता है, जिसमें छोटे में छोटी कैंसर के ग्रोथ हम पकड़ पाते हैं। 1 सेंटीमीटर से भी कम अगर कैंसर कहीं दिखता है तो भी ये PSA में पेट स्कैन इतना सेंसिटिव टेस्ट है कि वो पकड़ लेगा। सो डायग्नोसिस और स्टेजिंग में कि भाई कौन से स्टेज का कैंसर है, ये जानने में पिछले 10 सालों में PSA में पेट स्कैन का बहुत बड़ा योगदान है। उसने हमारी ट्रीटमेंट भी आसान कर दी है। अभी हम ट्रीटमेंट पे अगर आते हैं तो क्रांतिकारी चेंजेस ये हैं, रेडिएशन, सर्जरी और मेडिकल थेरेपी में, तीनों में क्रांतिकारी बदलाव हम देख रहे हैं। सो सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी हैज कंप्लीटली चेंज्ड द होल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट। पूरा प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी के आने से उतना चेंज आ गया है फॉर द बेटर कि वह भी आसान हो गया है। पहले प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी मतलब पूरा प्रोस्टेट निकालने का जो ऑपरेशन है वो ओपन या लेप्रोस्कोपी से हम करते थे। अभी रोबोटिक सर्जरी से 90% ऑफ द ऑपरेशंस करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी से ये ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक एडवांटेजेस इन प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी आर की यूरिन का कंट्रोल बहुत जल्दी और पूरा आ जाता है मेनली, और सेक्सुअल फंक्शन भी हम देखते हैं पेशेंट्स का जल्दी रिकवर हो, पूरा कभी कभी पूरा रिकवर हो सकता है। डॉक्टर बख्शी, सॉरी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये रोबोटिक सर्जरी का जो एक आप सुन रहे, ये दौर चल रहा है कि रोबोटिक सर्जरी, तो मैं जितना समझ पाई उसका मतलब ये कि रोबोटिक सर्जरी इट्स लाइक अ वरदान, मतलब इन अ फील्ड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर रोबोटिक सर्जरी एक वरदान ही है, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो। आपने बिल्कुल सही समझा। एक्चुअली 2000 की साल से रोबोटिक सर्जरी प्रचलित है पूरे दुनिया में। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000, सो 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। और रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई थी। बख्शी, इंडिया में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ और आपने कब से शुरू किया? जी, मैंने पिछले 10 साल से शुरू किया। इंडिया में आई थिंक 20 साल से है, और फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी हुई थी 2000 के साल में US में। और रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली उसका आविष्कार किया गया था कार्डियक सर्जरी के लिए, बट कार्डियक में उतना वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए उस टाइम। और प्रोस्टेट में उन्होंने देखा कि बहुत सारे बेनिफिट्स आए। सो मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज अभी रोबोटिक में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है एब्डोमिनल सर्जरीज में, पेट की सर्जरीज में, वो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरीज में। डॉक्टर बख्शी, अभी हम रोबोटिक की चर्चा हमारी काफी चल रही है। सो आपने मुझे ये भी बताया कि रोबोटिक सर्जरी का कितना बेनिफिट है प्रोस्टेट में, बट थ्रू मीडिया हम इतना सुनते हैं कि लाइक इट इज लाइक पासिंग फैंसी, इट इज फेड, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और एक और चीज कि हाउ रोबोट इज वर्किंग, मतलब लोगों के दिमाग में बहुत उत्सुकता रहती है कि रोबोट सर्जरी मतलब क्या रोबोट सर्जरी कर रहा है,
और आप डॉक्टर हो, आपका क्या रोल है रोबोटिक सर्जरी में एंड हाउ इट्स ऑल अबाउट? इट्स अ क्यूरियोसिटी एक्चुअली, ये बहुत उत्सुकता होती है मन में कि रोबोट कैसे काम कर रहा है और आपका क्या रोल है उसमें। और ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड तो नहीं है कि सिर्फ एक टू मेक अप माइंड ऑफ अ पेशेंट कि देखो हम आपको कितना एडवांसमेंट दे। इट्स रियली एडवांस और व्हाट एग्जैक्टली इट इज? So that's a good question, Dr. Vibhuti. So it's not a fad. कि ये fads come and go. It is not a fanciful thing also. Robotic technology is here to stay. It is not the future. Like flitting kind of Yeah, thing. it is now. It is not. It's going to stay, and it has changed completely the whole landscape of surgery. तो पूरा बदल चुका है सब कुछ abdominal surgeries में at least. So ये कोई passing चीज नहीं है कि ये जैसे हेयर स्टाइल्स होती है या कोई भी आप बोले Okay. कि थोड़ा उसका दौर आ गया हाँ, और एक फिर दौर वापस- आया और फिर जी, चला गया। दिस विल स्टे। और ये टेक्नोलॉजी अभी है और अभी तो और आगे रिफाइन होगी। तो हम जी। देख रहे हैं बहुत रोबोट्स आर बिकमिंग स्मॉलर, मोर कॉम्पैक्ट, सो उससे बहुत बेनिफिट होता है अच्छा सर्जन को और डॉक्टर बख्शी, पेशेंट इसमें ऐसा भी है कि पहले जो रोबोट थे इन्होंने भी एडवांसमेंट कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी में? अभी हम 5th जनरेशन रोबोटिक्स सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। डाविंची इज द मेन कंपनी, लेकिन अभी इंडियन रोबोट्स भी, मेक इन इंडिया रोबोट्स भी आ गए हैं इंडियन मार्केट में और दे आर चीपर एज कम्पेयर टू अमेरिकन रोबोट। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो अफोर्डेबिलिटी पेशेंट्स की होती है वो भी उसको हम केटर कर सकते हैं। सो द बेनिफिट्स आर ट्रूली देयर। हर एक एस्पेक्ट में रोबोटिक सर्जरी इज बेनिफिशियल, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, पूरी दुनिया में ये हो ही रहा है। और आगे जो आप फ्यूचर की बात करें तो उसमें और ऑटोनोमस रोबोट्स आएंगे। सो अभी आपने जैसे पूछा कि रोबोट ऑपरेशन करेगा, सो सर्जन ड्राइव्स द रोबोट। अभी क्या है, मास्टर स्लेव सिस्टम है कि सर्जन कमांड देता है, मैं कमांड देता हूँ और रोबोट के हाथ फिरते हैं, काम करते हैं पेशेंट की बॉडी में, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही हूँ। लेकिन अच्छा, तो रोबोट का कमांड आपके पास है। तो दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहती हूँ कि रोबोट सर्जरी एक्चुअली नहीं कर रहा है जी, इट्स डन बाय अ सर्जन। और अल्टीमेटली एडवांसमेंट आज से 10-15 साल बाद ये हो सकता है कि रोबोट को इतनी कैपेबिलिटी मिले बिल्कुल, fully क्योंकि autonomous। एआई का जो जमाना आ जी, रहा है, तो जी। मुझे अब मैं उसी पे आना चाहती थी कि अब क्या नेक्स्ट। हाँ। आपका रोबोट है तो अब और क्या एडवांसमेंट मैं 10 सालों में देख सकती हूँ? सो इट इज अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड राइट नाउ, इवॉल्विंग फील्ड जैसे बोलते हैं। सो 10 साल में ये हो सकता है कि हम पेशेंट का पूरा डेटा, जैसे एमआरआई है, पेट स्कैन है, सब कुछ कंप्यूटर में फीड कर दे और रोबोट इज प्रोग्राम टू डू द ऑपरेशन, और दूसरे दिन रोबोट ही ऑपरेशन करे और सर्जन बैठ के कुछ अनयूजुअल कुछ दिखे कि नहीं मुझे ये चेंज करना है, ये सर्जन का स्टेप, तो ही इंटरवीन करे, बाकी पूरा सर्जरी रोबोट करे। ऐसा अभी हमारा प्रेडिक्शन है। वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? कभी भी हो सकता है, लेकिन ये होने वाला है ऐसा हम जरूर मानते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपके जैसे बेस्ट सर्जन ही एक पूरा कमांड रहे पेशेंट में। जी, सर्जन इज ऑलवेज देयर, सो एआई विल नेवर हाँ, रिप्लेस ये नहीं होना चाहिए। वी विश रियली। डॉक्टर बख्शी, हाउ सेफ इज रोबोटिक सर्जरी? क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये जानना है कि ये रोबोटिक सर्जरी जो अभी है वो कितनी सेफ है पेशेंट के लिए। और इसमें मैं एक प्रश्न और ऐड करना चाहती हूँ कि रोबोटिक सर्जरी यदि हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज मुझे ये प्रकाश डालिए कि रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट, इसका एक्सपेंस क्या है? क्योंकि आपको पता है इंडिया में एवरीवन इज हैविंग द कंसर्न रिगार्डिंग द मनी। तो मनी वाइज ये हम इसको कैसे देख सकते हैं प्रोस्थेटिक सर्जरी को इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक प्रोस्थेटिक कैंसर सर्जरी? एंड सेकंड पॉइंट कि ये कितनी सेफ है पेशेंट के लिए? पहले हम सेफ्टी की बात करें कि रोबोट, कई लोगों के मन में सवाल होता है, पेशेंट्स हमें पूछते भी हैं कि चालू ऑपरेशन में रोबोट बिगड़ जाए या बंद हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे सर्जरी खत्म करेंगे? सो ये फियर किसी को भी आ सकता है जैसे, बट द चांसेस ऑफ फेलियर कि भाई रोबोट बंद हो गया या बिगड़ गया इज लेस देन 0.1%। सो अभी इतनी सारे हजारों पेशेंट, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स की रोबोटिक सर्जरी मैं थोड़ा सा बीच में आपको टोकूंगी। मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया है और मुझे पता चला है कि आपकी हजारों में सर्जरी हो चुकी है। सो वो प्लीज आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए उस जी। हम मतलब पर्सनली मेरी 1500 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी अब तक मैं कर चुका, और माल फंक्शन के हिसाब से सर्जरी बंद करना ऐसा हुआ नहीं है अब तक। सो नॉर्मली
रोबोटिक सिस्टम्स आर सो सेफ कि फुल प्रूफ सिस्टम होती है, हर बार चेकिंग होता है। जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं तो चांसेस, या कार में जाते हैं तो चांसेस ऑफ बहुत कम होते हैं, बहुत 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 कम। सो सिमिलरली जैसे आप रोड क्रॉस करके जाओगे तो द चांसेस ऑफ यू आर गेटिंग सो रोबोटिक सर्जरी का इवन is ये very भी एक safe. माइलस्टोन है, जी मतलब ये भी एक अचीवमेंट है इवन जी। फॉर सर्जन कि Yeah, बिल्कुल। आप कितने माइनस में चांसेस होते हैं कि बहुत कुछ कम। सो बहुत पेशेंट्स कम। शुड बी रीअश्योर्ड कि उसमें उतना प्रॉब्लम, और सपोज हुआ तो वी कैन रीबूट द सिस्टम, और कुछ भी नहीं हुआ तो हम वही सर्जरी लैप्रोस्कोपी से खत्म कर ही सकते हैं। सो बट एज यू सेड कि अभी तक आपने हजारों सर्जरी की है और आपके इतने सारे Experience में अभी तक ये नहीं हुआ है, सो जी। मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो सर। एंड सर अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। जी। सो कॉस्ट, ऑब्वियसली कोई नई टेक्नोलॉजी का एडेड कॉस्ट तो होना ही है क्योंकि बेनिफिट्स भी है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात करें तो जो बेनिफिट्स ये लोग नहीं देखते, बोलते हैं कि भाई रोबोटिक ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम क्या उसको कराएं या नहीं। लेकिन आप अगर देखो कि रोबोटिक के फायदे जो है कि अर्ली डिस्चार्ज मिलता है, अर्ली काम पे जाना होता है पेशेंट्स को, फैमिली को, मेंबर्स को भी जल्दी काम पे जाता आपने है। पहले भी सॉरी मुझे ये कहा था जब आप इसके पहले हमारी जब बात हो रही थी कि ब्लीडिंग के चांसेस, मतलब ब्लड करना ही नहीं पड़ता है सेव, ट्रांसफ्यूजन आपको ट्रांसफ्यूजन ही नहीं करना पड़ता है, आप प्रिजर्व नहीं कराते हो ब्लड पेशेंट का। सो ये रिकवरी का बेनिफिट है ना। सो इनडायरेक्ट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कि अगर आदमी 15 दिन छुट्टी लेगा वर्सेस 1 महीना छुट्टी लेगा तो 15 दिन का काम का एडेड बेनिफिट इवन कॉस्ट रहता है जी। और सेम अप्लाइज टू द फैमिली की फैमिली भी ज्यादा जल्दी काम पे जाएगा, होटल एक्सपेंसेस कम होंगे। ये सब अगर एक्सपेंसेस अगर माइनस करे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट में। इनिशियल कॉस्ट जरूर है लेकिन वो तो कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए आपको देना ही है। और बेस्ट बात ये है कि अभी जैसे मैंने पहले बोला, मेक इन इंडिया रोबोट्स आ रहे हैं जो कम कॉस्ट में वही टेक्नोलॉजी आपको देते हैं। सो आगे चल के वो बहुत फायदेमंद है हमारे देश के लिए। डॉक्टर बख्शी, आपके 30 सालों की अनुभव और 1500 से ऊपर रोबोटिक सर्जरी में आपके अनुभव से आप क्या मानते हो, एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल को सिलेक्ट करने से पहले और एक अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन क्राइटेरियाज को उनको सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि वो राइट प्लेस पे राइट डॉक्टर को अप्रोच करें सर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पेशेंट के सर्जरी के सक्सेस के लिए। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें हम तो बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स है अहमदाबाद में, गुजरात में, इंडिया में, जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रोबोट और द सर्जरी। प्रोस्टेट कैंसर में आगे चल के रेडिएशन आएगा, हार्मोन थेरेपी भी आएगी, लेकिन जहाँ तक सर्जरी की बात करें तो एक तो पहले तो मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर, कैंसर सेंटर होना चाहिए जहाँ पे मैं हूँ जैसे। सो जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी वगैरह। सर्जरी की बात करें तो जस्ट हैविंग अ रोबोट एट द हॉस्पिटल डजंट गारंटी सक्सेस। कि रोबोट तो हमने ला दिया लेकिन सर्जन का एक्सपीरियंस, सर्जन का नॉलेज, सर्जन की टीम, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि आप अगर कोई सर्जन आपको रोबोटिक सर्जरी एडवाइस की गई है तो आप खाली रोबोट पे मत जाइए लेकिन सर्जन पे जाइए। सर्जन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रोबोट, ये आपको समझना चाहिए कि रोबोट तो बेस्ट है सपोज, लेकिन सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने साल से इस फील्ड में है, उसकी टीम मेंबर्स का क्या क्वालिफिकेशंस है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सर्विसेज क्या है, ये सब आपको देखना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि ये जगह बेस्ट है। सो कोई एक जगह बेस्ट नहीं होती ऑब्वियसली, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट करिए द बेस्ट सर्जन, द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द बेस्ट हॉस्पिटल, तो वही आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। अंडर वन रूफ आपको सारी टेक्नोलॉजी भी मिल जाए, अंडर वन रूफ आपके सारे प्री ऑपरेटिव टेस्ट भी हो जाए, फिर डॉक्टर का सिलेक्शन हो जाए। अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बख्शी, हमारे देश में ये बहुत है, हमारे इंडिया में, कि हम हर चीज में भोजन, डाइट के बारे में काफी हमारा एक रुझान और काफी हमारा एक इंटरेस्ट होता है। सो डॉक्टर बख्शी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर में भी डाइट का कोई महत्व है, इसमें कोई रोल होता है, या सर्टेन टाइप्स ऑफ कुछ ऐसे फूड होते हैं कि जिनको हम अवॉइड करें या जिनको हम कंज्यूम करें तो हम प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं या हम डिले कर सकते हैं, तो प्लीज बताइए। तो प्रोस्टेट कैंसर में कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि ये लेने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है, लेकिन जैसे जनरल मेजर्स है कि हेल्दी डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है। कुछ स्टडीज ने बताया कि टोमेटोज, लाइकोपीन एक्सट्रैक्ट्स वगैरह, उससे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है, बट कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान बिल्कुल ही नहीं है। आप सिर्फ हेल्दी डाइट
फॉलो कर सकते हैं, रेड मीट अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल अवॉइड कर सकते एंड हैं। व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज, ओबेसिटी, ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं? बिल्कुल। सो अगर आदमी ज्यादा एक्टिव रहेगा तो कैंसर के सामने फाइट करने की इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ बढ़ता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एक्सरसाइजिंग बॉडी, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर लास्ट में जो बोन्स में फैलता है तब वीकनेस, बोन पेन वगैरह शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर बॉडी और मसल स्ट्रेंथ और बोन स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो लंबी मतलब लाइफ अगर आप दे फिट सकते और हैं। एक्टिव रहोगे जी। तो आप डेफिनेटली फाइट कर फाइट सकते करना हो। में बिल्कुल बिल्कुल फायदा सर। होता है। सो डॉक्टर बख्शी, लास्ट में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज योर टेक होम मैसेज? सो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पीएसए रेगुलरली कराता है आफ्टर द एज ऑफ 50 इन ऑल मेन, अगर सिम्टम्स है या नहीं है। और दूसरा कि अगर आपको सर्जरी एडवाइस की गई है तो आप ध्यान में रखिए रोबोटिक सर्जरी के क्राइटेरिया जिनको सिलेक्ट करना है उसमें आप हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप वो आपका ट्रीटमेंट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर बख्शी, थैंक यू सो मच हेल्थ ग्रंथ में आने के लिए और इतने अनछुए लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर हेमांग बख्शी। अगर आपको ये विषय, ये अनछुआ विषय इम्पोर्टेंट लगा हो और अगर आपको लग रहा है कि इसकी महत्वता है हमारे जीवन में, तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको फॉरवर्ड करिए आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में जो एल्डरी मेल हैं उनको प्लीज एजुकेट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए और प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।